ये हम चर्चा कर रहे हैं गोचर की और ये वीडियो रहेगा वृश्चिक लगन वालों के लिए। अगर आपका वृश्चिक लगन है तो कुछ इस तरीके से आपको चार्ट में अपने ग्रहों की कंडीशंस दिखेंगी, जो भी गोचरीय स्थिति इनकी बन रही है। यहाँ पे ये आपका लगन चार्ट है और लगन चार्ट में जो भी आपको ग्रहों की प्लेसमेंट दिखाई गई है ये अक्टूबर के एकदम गोचर के हिसाब से है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि गोचरीय स्थितियां इस मंथ में कैसी रहने वाली। इसके बाद देखेंगे वास्तव में ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है विभिन्न भावों में, इसका किस प्रकार का प्रभाव आपको अक्टूबर के अनुसार देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम गोचर में देखें तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद ये तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 3 अक्टूबर से तुला राशि में होगा, फिर ये 24 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। शुक्र 9 अक्टूबर से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग पूरे महीने ही कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। मंगल का गोचर तुला राशि में होगा और 27 अक्टूबर से ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति 18 अक्टूबर से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं कुछ समय के लिए, और अभी बृहस्पति वैसे गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। शनि फिलहाल मीन राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर तक इनका वक्री का समय रहने वाला है। चंद्रमा 1 अक्टूबर को आपको मकर राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं अभी राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे वास्तव में ये जो गोचरीय स्थितियां हैं किस प्रकार से आप पर प्रभाव डाल सकती हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके मंगल हैं और साथ में मंगल आपके छठे घर के भी स्वामी हैं। मंगल का गोचर आपके 12वें घर में हो रहा है, जहां पर वो बुध के साथ भी रहने वाले हैं। देखिए, 12वें घर का जो मंगल है वो रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ और आपके अन्य लोगों के साथ भी, परिवार के लोगों के साथ भी इवन, क्योंकि काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े या वाद विवाद करवा सकते हैं यहाँ पे। बट मंगल अपने 6th हाउस के लिए आपको काफी प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि वो यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं अपने घर पे। तो उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जिनको विदेश जाना है, विदेश सेटल होना है, या कोई भी प्रकार से ऐसा डिसीजन लेना जो 12वें घर से संबंधित हो। अब मंगल अपनी एनर्जी यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं और बुध साथ है, तो यहाँ पर किसी के साथ भी विवाद करने से आपको बचना चाहिए। आपस में तर्क वितर्क करने से आपको दूर रहना चाहिए। मंगल हालांकि 12वें घर में जा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आप नाइट में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। जिन जिन लोगों का शाम के समय या नाइट के समय जिनका जॉब वगैरह का काम होता है, कोई भी अन्य काम अगर घर का भी होता है, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा भागीदारी निभा सकते हैं। 12वां मंगल यानी आपको रात्रि को नींद लेने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर आपको रात्रि को कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जहां पर आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे। मंगल 12वें घर में होने से आपको हमेशा कर्ज वगैरह से बचाएगा, आपको हेल्थ वगैरह की जो कंडीशंस है उनसे बचाएगा, जहां पर आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या कोई भी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह करवाना चाहते हैं। मंगल यहाँ पे 12वें घर में आने से हालांकि आपके निर्णयों के गलत होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। मंगल यहाँ से अगर देखा जाए तो 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां पर वो आपको काफ़ी एनर्जेटिक बनाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा साहसिक क्षमता प्रदान करने वाले हैं। तो ये आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाएंगे और साथ में आपको जो भी पर्टिकुलर टारगेट आपने अपने लिए तय किए हैं, चाहे वो कैरियर के मामले में है चाहे किसी भी अन्य मामले में, उनके लिए मंगल आपको काफ़ी तत्पर करेंगे। अब जब भी आप कोई भी रिस्क लें, वास्तव में कोई भी प्रकार का ऐसा साहसिक कदम उठाएं अपनी लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए, तो आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अब मंगल क्योंकि ये इनका उच्च का घर है, तो यहाँ भी वो आपके लिए एक प्रोटेक्शन लाने ही वाले। ऐसे में भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ थोड़ा बहुत विवाद देखने को मिल सकता है। मंगल का दृष्टि जो कि 6th हाउस पे पड़ रहा है, यहाँ ये अपने मूल त्रिकोण और अपने खुद के ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ ये पूर्ण रूप से आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो उन जातकों के लिए जिनको अपने बॉस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, जिनके अपने कलीग्स के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, या लगातार जिन लोगों का कार्यस्थल बदलता रहता है या जॉब वगैरह में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, उन लोगों के लिए ये अच्छा है। अगर आप कोई कंपटीशन वगैरह फाइट करने के लिए देख रहे हैं, कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर करने के लिए देख रहे हैं, तो मंगल आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। मंगल का दृष्टि सप्तम पर भी रहेगा। सप्तम पर जो दृष्टि है वो उतना अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि इस मंथ में अब शुक्र भी नीच की स्थिति में आ रहे हैं चार्ट में, और मंगल 12वें में जाने से ये मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। तो क्योंकि बुध भी वहाँ साथ है, ऐसे में पार्टनर के साथ अक्सर वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा होने की पूर्ण संभावना यहाँ बन रही है।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मंगल यहाँ से फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और ये लगभग 27 अक्टूबर से वृश्चिक में आ जाएंगे आपके लगन में। लगन में आया हुआ मंगल आपके लिए और ज़्यादा एग्रेशन लाएगा, काफ़ी ज़्यादा फायर पावर लाएगा। मंगल यहाँ पर हो सकता है आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाए, और अगर कोई हेल्थ का इशू है तो वो आपका दूर होगा। मंगल लेकिन लगन में आना मैरिड लाइफ के लिए तो फिर भी अच्छा नहीं है। आपको यहाँ कुछ प्रॉपर्टी संबंधी फायदे हो सकते हैं, जमीन जायदाद संबंधी फायदे हो सकते हैं। अपने घरेलू जो निर्णय आप लेने वाले हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। मंगल लगन में आने से उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा है जो स्पोर्ट्स वगैरह में है, जो बहुत कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर फिजिकल हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो। मंगल का दृष्टि सप्तम पर होने से आपका दूसरों के साथ जो व्यवहार है वो बिगड़ेगा, आप में आत्म संयम की कमी रहेगी, आप स्वयं की बॉडी को और स्वयं के मन को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, इसलिए कुछ हद तक आप जल्दबाजी भी करेंगे निर्णय लेने को लेकर। मंगल का दृष्टि यहाँ अष्टम पे रहेगा। अष्टम पे मंगल का दृष्टि काफ़ी अच्छा काम करेगा। यहाँ पे आपको, क्योंकि अभी फिलहाल गुरु गोचर कर रहे हैं, बाद में गुरु यहाँ से ट्रांजिट करके 9th हाउस में चले जाएंगे जब तक मंगल यहाँ आएंगे लगन में। तो यहाँ मंगल का दृष्टि का पड़ना आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि लगन में मंगल है आपकी। तो यहाँ पर अब आपको ये ध्यान रखना होगा, एक्चुअल में जो स्थिति बन रही है, अगर आपके 8th हाउस में आपके जन्म के समय का, आपके लगन कुंडली का कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा है, जैसे सूर्य है या इवन मंगल ही यहाँ बैठा है या केतु जैसा ग्रह बैठा है, तब आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसके बाद हम देखेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति दूसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो पंचमेश है, फिलहाल गोचर कर रहे हैं अष्टम में। तो अष्टम भाव में जब भी गुरु आते तो ज्ञान बहुत ज़्यादा प्रदान करते। तंत्र मंत्र जैसे विद्याएं हैं, एस्ट्रोलॉजी है या कोई भी अकल्ट का फील्ड है, उसमें आपकी गहरी रुचि अभी तक बनी रहेगी। 18 तारीख से ये अपना गोचर चेंज कर लेंगे, तो जो भी पेंडिंग काम है आपके अभी अष्टम भाव से संबंधित, उनको आप पूरा करिए। आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ती होगी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रखना होगा, ऐसे मामलों में आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो 18 तक आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु जो होंगे वो आपको आर्थिक रूप से भी गेन प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने ही घर को यहाँ एस्पेक्ट भी कर रहे हैं और वो अपने से बिल्कुल यहाँ अपोजिट बैठे हैं। अब क्योंकि ये पंचम के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, ऐसे में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गूढ़ विद्या या गूढ़ ज्ञान ला सकते हैं। तो गुरु यहाँ आपके मन को काफ़ी ज़्यादा डीप बनाएंगे, आपको काफ़ी बुद्धिमान बनाएंगे, विवेकशील बनाएंगे, तो आपके निर्णयों पर इसका असर पड़ेगा। मेनली आपकी वेल्थ वगैरह को लेकर, पारिवारिक स्थिति को लेकर गुरु आपका अच्छा यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु का दृष्टि यहाँ से है 12th पे दृष्टि होने से ऐसा जो गुरु होगा वो आपको काफ़ी सोच समझकर खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। भले ही यहाँ मंगल और बुध हों, लेकिन फिर भी आप काफ़ी सतर्क रहेंगे। और गुरु का यहाँ होना ये आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी सपोर्ट करेगा। जो भी लोग PhD वगैरह कर रहे हैं, कोई टाइप का साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गुरु यहाँ से फिर अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ वो 2nd हाउस के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होंगे। लेकिन 2nd हाउस में आपके चार्ट में क्या कोई ग्रह बैठा है आपके जन्म के समय का, वो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ गुरु का दृष्टि का होना आपकी फैमिली के साथ एक अच्छा एडजस्टमेंट गुरु दिखाता है। साथ में गुरु का दृष्टि होगा राहु पर। अब राहु के रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर होंगे गुरु की दृष्टि के होने से। ऐसे में जो भी लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या अपने घर से संबंधित कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आपको प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है, अपना खुद का घर वगैरह खरीदना है, उन मामलों में अच्छे डिसीजन आप ले सकते हो। गुरु का जो यहाँ दृष्टि है वो आपको कहीं ना कहीं आपके घरेलू मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेगा, एक सही डायरेक्शन में चलने के लिए। उसके बाद गुरु यहाँ अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 9वें भाव में जा रहे हैं। 9वें भाव में इनका जाना आपके लिए और भी ज़्यादा फेवर करेगा। यहाँ भाग्य स्थान पे आ गए तो ये आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर दे सकता है फैमिली के साथ। ऐसे में आप अपनी संतान या अपनी फैमिली के साथ कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। विशेष तौर पर आप एक आध्यात्मिक यात्रा यहाँ कर सकते हैं। यहाँ जो इनका एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं अगर यहाँ बैठेंगे तो लगन पर ही दृष्टि डालेंगे तो सबसे पहला एस्पेक्ट लगन पर ही आएगा। ऐसा गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएगा, धार्मिक बनाएगा और ऐसे कार्यों में काफ़ी रुचि देगा। 9वें का गुरु हो तो जातक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का सोचता है, हमेशा लाइफ में बहुत बड़े बड़े उसके गोल्स होते हैं। और यहाँ आपको लगन में मंगल आ जाएंगे तो वो आपको काफ़ी मदद करेंगे हार्डवर्क करने में। तो यहाँ का 9वें भाव का गुरु बहुत ज़्यादा फेवर करेगा आपको। इसके बाद ये आपके 3rd पे दृष्टि डालेंगे। 3rd पे दृष्टि डालेंगे तो ये कुछ नया सीखने, कुछ नया करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशंस, जैसे आपके भाई बहनों के साथ रिलेशंस हैं, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ जो रिलेशंस हैं, उनको लेकर भी काफ़ी बेहतर स्थिति होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान और टैलेंटेड बनाएंगे ऐसे गुरु।
फिर यहाँ वो अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं जहाँ शनि उनके घर में गोचर कर रहे हैं। तो शनि के वो क्योंकि इस हाउस को प्रभावित कर रहे हैं और वो शनि पर स्वयं पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, बट अभी शनि वक्री है, तो वक्री शनि है तो आपको किसी भी प्रकार का डिले नहीं होने वाला। यहाँ पर अब क्योंकि गुरु का दृष्टि पड़ गया है तो पंचम भाव से संबंधित मामलों में आपके लिए निर्णय लेना आसान होगा। बाकी कुछ अन्य मामलों में भी गुरु का दृष्टि यहाँ आ गया तो ये आपके संतान के साथ अच्छे रिलेशंस को दिखाएगा, साथ में आपके स्टडी के लिए, आपके कुछ भी सोचने समझने विचार करने के लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ आपके लिए कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन आपने पहले कुछ लिए हैं, जिनमें से अगर कोई डिसीजन आपका गलत हुआ है तो वो डिसीजन इस समय आप ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं शनि को। शनि आपके थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड है, फिलहाल वो पंचम में गोचर कर रहे हैं और वक्री स्थिति में। ऐसे में शनि किसी भी काम में डिले नहीं करेंगे। यहाँ पर वो पंचम भाव के प्रति आपको उतना ही ज़्यादा डिसिप्लिन और अनुशासन देने वाले हैं, साथ में वो संतान के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपको देने वाले हैं, काफ़ी सीरियस रिलेशन आपको देने वाले हैं। ऐसे में कभी कभी ऐसा होगा कि संतान से जो कुछ आप चाहेंगे वैसा आपकी लाइफ में होगा नहीं कहीं ना कहीं, या संतान आपके कहे अनुसार नहीं चलेगी। तो एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन यहाँ आपको डेवलप करने की आवश्यकता है। शनि का दृष्टि यहाँ से रहेगा सप्तम पर, जहाँ पर वो एक बिजनेस करने के लिए अच्छी स्थिति ला सकते हैं, बिजनेस या पार्टनरशिप के लिए विचार करने के लिए बेहतर स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। शनि अब वक्री हैं तो जिन लोगों का भी कोई भी प्रकार से पब्लिक डीलिंग से संबंधित काम है, जिन लोगों का भी कोई भी बिजनेस है, उसमें शनि व्यवधान नहीं डालेंगे आपको। यहाँ पर वो आपके पार्टनर को आपके प्रति काफी सीरियस बना सकते हैं। शनि का दृष्टि 11th हाउस पर भी रहेगा, लेकिन क्योंकि 11th हाउस में सूर्य गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी, ऐसे में वक्री शनि होने से यहाँ भी इतना ज्यादा प्रभाव शनि नहीं डाल सकेंगे, उल्टा यहाँ सूर्य ही यहाँ शनि पर ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। तो यहाँ भी आपको कोई ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ शनि का दृष्टि आ जाता है आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे शनि का दृष्टि का होना आपके लिए वेल्थ मैनेजमेंट के मामले में अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ भी वो काफी अच्छा आपके लिए डिसिप्लिन लाने वाले। वैसे भी यहाँ गुरु का दृष्टि है ऑलरेडी, तो शनि का यहाँ ज़्यादातर जो रिजल्ट्स रहेगा इस मंथ में काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको फेवर करेगा। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके 7वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर हो रहा है आपके, अगर देखा जाए तो नीच की स्थिति में आ रहे हैं 11वें घर में। ऐसे में आपको धन की कोई भी कमी इस मंथ में नहीं होगी, पैसा आपके पास कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा, लेकिन उस पैसे का कितना सही इस्तेमाल आप करते हैं ये आपके लिए जरूरी होगा। जो भी लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, शुक्र से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए काफी ज्यादा स्थिति फेवर करेगी। अब शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो क्योंकि शुक्र नीच की स्थिति में आ रहे हैं, इसलिए आपके नेटवर्क में जो लोग हैं, आपकी जिस प्रकार की संगत है, उससे आप पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और आपकी इमेज पे भी। शुक्र यहाँ पे सप्तमेश होके आ रहे हैं तो पार्टनर से असंतुष्टि ला सकता है, किसी और रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं या किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। विशेषकर ये पुरुषों के लिए ज्यादा लागू होगा। अब नीच का शुक्र आ रहा है 11th हाउस में, तो ऐसी ऐसी इच्छाएं आपकी होंगी जो वास्तव में पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पे हालांकि सूर्य आ रहे हैं तो कुछ हद तक आपके लिए धन और लग्जरी पाना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना आसान जरूर होगा। तो वास्तव में सूर्य का कितना ज्यादा प्रभाव है आपके चार्ट में, क्या वास्तव में सूर्य का संबंध आपके 11th हाउस से है या नहीं, ये जरूर देखेगा। और शुक्र यहाँ पर लगभग पूरे महीने ही रहने वाले, तो विशेष तौर पर उन लोगों से आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके एकदम क्लोज हैं, आपकी संगत में रहने वाले लोग हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में अष्टमेश और 11वें घर के स्वामी हैं, 12वें घर में वो गोचर कर रहे हैं। 12वें घर का बुध क्रिएटिविटी के लिए अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से अच्छे फैसलों के लिए सपोर्ट करेगा, लेकिन इनके साथ मंगल है तो ये रिश्तों के लिए कभी कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता। यहाँ बुध दृष्टि डाल रहे हैं छठे घर पे, तो छठे घर से संबंधित निर्णय लेने के लिए भी आप काफी आसानी से यहाँ विचार कर सकेंगे, बट क्योंकि मंगल साथ है तो कभी कभी आप जल्दबाजी भी करेंगे। अब ये स्थिति वैसे मैरिड लाइफ के लिए उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि 12वां घर आपका बेडरूम में और आपके पार्टनर के साथ आपके काफी विवाद इस समय सामने आ सकते हैं इस मंथ में। अगर आपका पहले से नोक झोंक चल रहा है, कुछ विवाद चल रहा है, तो वो विवाद थोड़ा और बढ़ सकता है। यहाँ पर बुध आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड होकर 12th में जा रहे हैं, और क्योंकि लग्नेश भी यहाँ है तो ये फॉरेन से आपको फायदा करवा सकते हैं। या तो आप ऑलरेडी फॉरेन में रह रहे होंगे या फॉरेन जाना चाह रहे होंगे अभी, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। बुध यहाँ फिर अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे और लगभग 24 अक्टूबर से फिर आपकी लगन में आ जाएंगे। लगन में इनका आना आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा, नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा होगा, साथ में पब्लिक डीलिंग के लिए काफी अच्छा होगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी है। शुरुआत में इस मंथ में आपको थर्ड हाउस में देखने को मिलेंगे लगभग 2 दिन के लिए। थर्ड हाउस का चंद्रमा अचानक से कोई यात्रा करवा सकता है आपको, कोई लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा भी या फिर शॉर्ट डिस्टेंस भी, तो इस मामले में आपको अलर्ट रहना होगा। चंद्रमा
चंद्रमा उसके बाद प्रवेश कर रहे हैं 4th हाउस में, जहां पर वो राहु के साथ चले जाएंगे। ये उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको प्रदान नहीं करेगा, आप उतने ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होंगे, थोड़े बहुत आप अपने किसी काम के लिए भ्रमित हो सकते हैं यहाँ राहु के प्रभाव की वजह से। बट वास्तव में यहाँ जो राहु जो गोचर कर रहे हैं, तो राहु के इस केस में आपके लिए विदेश से कनेक्शन हो या विदेश में सेटल होने का विचार करें तब ज़्यादा बेहतर हो सकता है। चंद्रमा फिर पंचम में गोचर करने लगेंगे। पंचम में शनि के साथ चंद्रमा आ जाएंगे तो ये आपको काफ़ी सीरियस बनाएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप नहीं रहेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल तौर पे सोच विचार के आप निर्णय लेने वाले होंगे। तो चंद्रमा का यहाँ आना कुछ हद तक आपको प्रैक्टिकल बना सकता है, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक बना सकता है, और ये आपके लिए अच्छा भी है किसी भी निर्णय को लेने को लेकर, और आप काफ़ी सीरियस रहेंगे किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए। तो चंद्रमा का यहाँ आना वैसे आपको थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये आपको उतना ही ज़्यादा डिसिप्लिन भी देगा। फिर हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य 10वें घर के स्वामी होकर आपके 11वें घर में गोचर कर रहे हैं इस मंथ में, और 11वें घर में इनकी जो स्थिति रहेगी 17 अक्टूबर तक ये यहाँ है। तो ये आपके मान सम्मान, आपकी पॉपुलैरिटी के लिए बहुत अच्छा है, नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा है, आपसे लोग हमेशा जुड़े रहेंगे, जो भी लोग आपसे जुड़े हैं वो आपको अच्छा मान सम्मान देंगे। लेकिन क्योंकि नीच का शुक्र साथ है, नीच का शुक्र साथ होने से आपके नेटवर्क में कोई भी स्त्री से आपका कांटेक्ट है, किसी से ऐसी फ्रेंडशिप है, तो उस मामले में थोड़ा सावधान जरूर रहें। ऐसा जो सूर्य होगा वो आपको आपके नेटवर्क वालों के साथ काफ़ी एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रेरित करेगा, या उनके साथ कहीं ना कहीं आपको घूमने फिरने जाने के लिए प्रेरित करेगा। तो जस्ट आप यहाँ कोई ना कोई पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। सूर्य का यहाँ दृष्टि पड़ेगा पंचम पर, लेकिन शनि क्योंकि वक्री हैं तो सूर्य का ही यहाँ ऑलमोस्ट ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये सूर्य आपको पंचम भाव से संबंधित मामलों में मदद करेंगे, जहाँ पर आप कोई भी प्रकार से निर्णय ले रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, या कोई भी डिसीजन आप बहुत महत्वपूर्ण लेने वाले हैं इस मंथ में। तो ऐसा जो सूर्य होगा वास्तव में वो आपके मान सम्मान और पॉपुलैरिटी के लिए तो अच्छा है ही, वास्तव में वो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाए रखेगा। सूर्य उसके बाद प्रवेश कर रहे हैं 12th हाउस में, जहाँ पर वो फॉरेन से कुछ ना कुछ कनेक्शन ला सकते हैं 12वें घर में, लेकिन वास्तव में सूर्य नीच की स्थिति में आ जाएंगे। तो नीच की स्थिति में आने की वजह से आपके बॉस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, अपने कलीग्स के साथ आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ से फिर ये एस्पेक्ट भी डालेंगे आपके 6th हाउस पर, जहाँ पर अब आपकी डेली लाइफ में आपको काफ़ी एनर्जेटिक बना देंगे। तो मोस्टली ये जो मंथ रहेगा आपके लिए अर्निंग्स के मामले में, कैरियर के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और अपना अगर फॉरेन से कुछ कनेक्शन है तो बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन है आपके लिए इस मंथ में, कौन कौन से कुछ खराब दिन है। राहु केतु के बारे में हम पहले ऑलरेडी बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो इस वीडियो में अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अच्छे दिन आपके लिए कौन कौन से हैं इस मंथ में। देखिए इस मंथ में 10, 11, 14 से 17 तक और 26 और 27 ये दिन बेहद अच्छे हैं। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, किसी भी काम में आपको बार बार व्यवधान आ रहा है, या किसी भी वजह से आपका काम अटक रहा है, तो आप इन दिनों को विचार कर सकते हैं वो काम करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से कुछ डिफिकल्ट टाइम वाले दिन रहने वाले हैं। चंद्रमा जब आपके मेष राशि में गोचर करेंगे 8 और 9 को ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाएगा। ये दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेनली रूटीन वगैरह को लेकर होगी, आपके कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जो आपके लिए गलत जा सकते हैं, विशेषकर अपने कैरियर और अपने रूटीन को लेके। 8 और 9 को आपको मान लो किसी को सपोर्ट करना पड़े फाइनेंशियली या किसी भी अन्य तरीके से, तो हो सकता है सामने वाला पर्सन बाद में वो आपको सपोर्ट ना कर पाए। चंद्रमा का गोचर जब अष्टम में होगा 12 और 13 को, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अचानक से कहीं से कोई धन वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से कहीं ना कहीं आपका कुछ जो हेल्थ वगैरह से रिलेटेड इश्यू है वो थोड़ा बढ़ सकता है, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं, तो इस मामले को लेकर थोड़ा सावधानी बरतें। फिर चंद्रमा जब 12वें घर में जाएंगे तो आपको काफ़ी टैलेंटेड बनाएंगे। 21 और 22 को आपको बहुत ज़्यादा हाई इमेजिनेशन देंगे, तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में तो अच्छा कर सकेंगे। 12वें में मून का जाना थोड़े खर्चे बढ़ा सकता है और आपको काफ़ी इमोशनल बना सकता है। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन है। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन आप लोगों के लिए कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।